वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 17। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट डिफरेंट एलिगरीज, डिफरेंट साइंस और उसके यूजुअल मीनिंग्स देखे थे जो यूरोपियन आर्टिस्ट यूज कर रहे थे लोगों के बीच में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक लाइव रूप देने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। इसमें हमारा मेन टॉपिक होगा बाल्कन इशू, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाल्कन इशू के बारे में बात करेंगे। अब देखो, टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म होता क्या है? ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट है क्या? नेशनलिज्म होता है फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वंस ओन नेशन, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। और इंपेरियलिज्म क्या होता है? तो इंपेरियलिज्म कह सकते हो कि फीलिंग ऑफ लव फॉर अदर्स नेशन, दूसरों के देश के प्रति प्रेम की भावना। ये सिर्फ कहने के लिए है, एग्जैक्ट नहीं है, लिखना मत, समझने के लिए बता रहा हूं। है क्या? देखो, जब कोई अपने कंट्री के प्रति लव शो करता है तो ये होता है नेशनलिज्म। और जब वही इंसान दूसरों के कंट्री पे कंट्रोल करना चाहे, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए, अपने को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे कंट्री पे जब कंट्रोल करने की टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है, या जो भी डिमांड है, इच्छा है उसकी, ये जब दूसरों की कंट्री पे कैप्चर करने की आती है तो ये होता है इंपेरियलिज्म। देखो, मिड 19th सेंचुरी तक, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी तक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत अच्छा था। लोगों के पास अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, अपने नेशन के प्रति फीलिंग ऑफ लव जनरेट हो रहा था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये नैरो माइंडेड हो गया। इसकी जो मीनिंग है ये लोग अदरवाइज निकालने लगे, इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। गलत इस्तेमाल कैसे? तो अभी तक नेशनलिज्म सिर्फ ये था कि अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाओ, अपने कंट्री में जो भी काम है वो करो। लेकिन अब अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने के साथ साथ अपनी कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए और टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए दूसरी टेरिटरी को, दूसरे कंट्री को अपने अंडर में लाओ, अपनी कॉलोनी बनाओ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव थिंकिंग थी, बुरी थिंकिंग थी। तो यही होता है इंपेरियलिज्म। पहले क्या था कि अपना देश है उसके प्रति काम करो, अब क्या है? दूसरों के देश के प्रति काम करो, दूसरों के देश पे कंट्रोल करने की इच्छा लोगों के अंदर आने लगी। ठीक है, तो मिड 19th सेंचुरी तक जो नेशनलिज्म अच्छा हुआ करता था वो अब बुरा हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ? तो ये देखो, नेशंस कॉम्पीटेड विद वन अनदर टू गेन मोर टेरिटरीज। एक कंट्री है वो दूसरों से कहती है कि आपकी टेरिटरी छोटी है, मेरी टेरिटरी बड़ी है, तो दूसरी वाली क्या करेगी? इनसे बड़ी अपनी टेरिटरी करने के लिए दूसरे कंट्री पे कैप्चर करेगी। तो ये जो कंपटीशन था अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने का, ये कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको और ज्यादा बूस्ट कर रहा था। अब ये देखो, ये जो है ब्लू वर्ड्स में, ये आपका इंपेरियलिज्म का डिफिनीशन है। क्या है इंपेरियलिज्म का डिफिनीशन? यूजुअल मीनिंग तो समझ चुके हो कि मीनिंग क्या हो सकती है, दूसरों की टेरिटरी को कैप्चर करना। लेकिन स्टेटमेंट क्या है? टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। किसी रीजन या कंट्री का टेरिटोरियल कंट्रोल मींस किसी कंट्री या रीजन के किसी टेरिटरी पे कंट्रोल करना ऑफ अ कंट्री बाय अनदर कंट्री, किसी एक कंट्री के टेरिटरी पे, किसी एक कंट्री के एरिया पे दूसरे कंट्री के द्वारा कंट्रोल करना बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल, कि वहां की मिलिट्री को कंट्रोल कर। मिलिट्री कंट्रोल क्यों? क्योंकि कंट्री को डिफेंड कौन करता है? कंट्री की सुरक्षा कौन करता है? बेसिकली मिलिट्री के लोग ही करते हैं। अगर मिलिट्री पे कंट्रोल कर लिया जाए तो वो कंट्री आपके कंट्रोल में आराम से आ जाएगी। तो मिलिट्री पे कंट्रोल करके अगर दूसरे कंट्री पे किसी और कंट्री का कंट्रोल हो जाए तो ये होता है इंपेरियलिज्म। मींस टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर वन कंट्री बाय अनदर कंट्री यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल इज नोन एज इंपेरियलिज्म। अब देखो, ये जो इंपेरियलिज्म है ये हर जगह ग्रो हो रहा था। यूरोपियन पावर्स जितने भी थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब इंपेरियलिज्म कर रहे थे। ठीक है, दूसरी कंट्री पे कैप्चर कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जो था, सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ये हुआ था बाल्कन रीजन में। अब बाल्कन रीजन क्या है? तो बाल्कन रीजन देखो, ये आप देखो कि इटली पे में ये जो टू सिसिलीज वाला मैप मैंने बताया था, टू सिसिलीज, इसके बाद ऐसे आप आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन के सी के ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है ये बाल्कन वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? बाल्कन वाला एरिया है। तो ये जो बाल्कन एरिया था ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैकेडोनिया,
क्रोएशिया, ग्रीस, उसके बाद बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये पहले बाल्कन एरिया में आया करते थे, बाल्कन रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि ये जो पार्ट्स थे, ठीक है, ये जो डिफरेंट रीजन्स थे बाल्कन के, यहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, इनकी जो आइडेंटिटीज थी ये डिफरेंट थी, किसका लैंग्वेज अलग था, लोगों का ट्रेडिशन अलग था, ठीक है। तो डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज के लोग रहा करते थे और यहाँ पे जो इनहेबिटेंट रहते थे, जो लोग रहते थे, उन्हें स्लेव्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्लेव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज के लोग रहते थे, इन्हें स्लेव बोला जाता था। बाल्कन एरिया जो था, जो डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज वाला एरिया था, यहाँ पे उस टाइम पे मिड 19th सेंचुरी के आसपास इसके पहले से ही ओटोमन एम्पायर का रूल चलता था। ओटोमन एम्पायर मतलब जो मुस्लिम डायनेस्टी का एम्पायर था। तो ओटोमन एम्पायर जो कि पहले बहुत पावरफुल था, कई जगह पे आप नाम सुन चुके हो, तो पहले यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का रूल चलता था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर का जो रूल है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। यहाँ पे मिड 19th सेंचुरी बोला जा रहा है, लेकिन ये स्टोरी पूरी जो है ये 1871 के बाद की है, ठीक है। तो 1871 के बाद की है, लेकिन मिड 19th सेंचुरी यूजुअली यूज कर दिया जाता है। मिड 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर जो था वो कमजोर होने लगा, उसका जो पावर है वो अब कमजोर होने लगा। और जब ओटोमन एम्पायर का पावर कमजोर होने लगा तो ये जो बाल्कन की डिफरेंट टेरिटरीज थी, डिफरेंट एरियाज थी, ये खुद को इंडिपेंडेंट करने में लग गए, खुद को फ्री करने में लग गए। ओटोमन एम्पायर को अपने ऊपर से खत्म करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, और ये सक्सेसफुल भी हुए। और जब बाल्कन एरिया से ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, ओटोमन एम्पायर का रूल खत्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे टेरिटरीज हैं ये अपने कंट्री के प्रति नेशनलिज्म तो पहले से जनरेट हो गया था, बाल्कन को खत्म करना चाहते तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म ही था। लेकिन इनका जो नेशनलिज्म है ये अब इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ला रहा था। कैसे? तो जो टेरिटरीज थी, जो भी छोटी छोटी टेरिटरीज थी, ये अब अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहती थी। ये चाहती थी कि अपनी टेरिटरी है इसको और बढ़ाया जाए और अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के साथ साथ कुछ और पावर गेन किया जाए। तो टेरिटरी बढ़ाने के लिए ये सारे जो पार्ट्स थे ये आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। दे वर ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और इससे क्या हुआ कि हमेशा वहां पे कोई ना कोई वार चलता रहता था, लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, जिसकी वजह से वो जो एरिया था वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। तो this was the reason why the Balkan became the area of intense conflict। बाल्कन इसी वजह से इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था। तो ये तो एक रीजन हो गया क्या कि ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसका पावर कम हुआ था और डिफरेंट टेरिटरीज जो थी वो अपने आप को फ्री करने में लग गए थे, इंडिपेंडेंट करने में लग गए थे और साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी पहचान बनाना चाहते थे, अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे और यहाँ पे जितने लोग रहते थे सबको स्लेव बोला जाता था। तो जितने भी एथनिक ग्रुप थे, जितने भी स्लेव थे, सब अपना आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना चाहते थे, अपनी पहचान बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और ये इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था। सारे स्लेव्स वहां से फ्री होना चाहते थे और अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना चाहते थे। अब देखो ये तो बात हो गई कि घर में कौन सी लड़ाई चल रही थी, बच्चे जो लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो लड़ रहे थे वो ठीक, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, ठीक, लेकिन इसके बाद जो बिग यूरोपियन पावर्स थे जिसकी स्टोरी अभी तक पढ़ते आ रहे हो, क्या, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रसिया, ये सब जो यूरोपियन पावर्स थे और बिग यूरोपियन पावर्स थे जो थोड़े पावरफुल थे, वो भी शांत नहीं बैठे। उन्हें भी यहाँ पे जैसे ही मौका मिला कि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर खत्म हो चुका है और ये एरिया अभी कमजोर है, तो वो लोग भी इस पे अपना कैप्चर करने के लिए, अपनी कॉलोनी इनको बनाने के लिए वो सब भी इसमें इंटरफेयर करने लगे। तो जो भी यूरोप के बिग पावर्स थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, रसिया, ये सारे भी इसमें इंटरफेयर करने लगे। अब इंटरफेयर क्यों कर रहे थे? तो इनकी टेरिटरी पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए, इनको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। अब जब तक बच्चे लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, ठीक, जब बिग पावर्स आ गए तो ये एरिया और कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया और यहाँ पे जो टेंशन चल रही थी वो और ज्यादा ग्रो कर गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम मेरी पावरफुल यूरोपियन नेशंस आ गए और कॉम्पिटेड टू गेन कंट्रोल, उस पर कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन करने लगे। और इसकी वजह से सिर्फ बाल्कन में वार नहीं हो रहा था। देखो ब्रिटेन वाले आए, बाल्कन को कैप्चर करना चाहे थे, जर्मनी वाले भी आगे कैप्चर करने, तो ब्रिटेन और जर्मनी में भी वार हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही
ये जो वार है ये धीरे धीरे ग्रो होता गया और ये एक बिग वार का रूप ले लिया और इस बिग वॉर को फाइनली 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के पीछे कहीं ना कहीं बाल्कन रीजन्स का भी नाम आता है। देखो बाल्कन रीजन्स की एक छोटी सी स्टोरी है वो भी बता देता हूँ। ये जो सर्बिया है, ठीक है, बाल्कन में जो सर्बिया है यहाँ का एक टेररिस्ट था, गैब्रिलो प्रिंसेप नाम था। क्या था? एक टेररिस्ट था गैब्रिलो प्रिंसेप और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के एक कह सकते हो प्रिंस थे, ड्यूक थे, आर्चड्यूक फ्रेंच फर्नांडिस, ठीक है। आर्चड्यूक फ्रेंच फर्नांडिस जो थे ये ऑस्ट्रियन हंगरी के ड्यूक थे, प्रिंस थे। इनका मर्डर कर दिया था सर्बिया के गैब्रिलो प्रिंसेप ने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सर्बिया वाले इससे हमेशा मना करते रहे, कहें कि हमारी कोई गलती नहीं थी इसमें, ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हुआ क्या, स्टोरी क्या थी सिर्फ कि ऑस्ट्रियन हंगरी के जो गैब्रिलो फ्रेंच फर्नांडिस जो थे उन पे गैब्रिलो प्रिंसेप के द्वारा अटैक किया गया था और उनका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रियन हंगरी जो थी वो नाराज थी और उसने सर्बिया पे अटैक किया था। यही मेन रीजन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के राइज होने का, वो यही था। तो बाल्कन इशू इससे भी रिलेटेड था, ठीक है। ऑस्ट्रियन हंगरी के लोग सर्बिया में बाल्कन इशू की वजह से ही आ रहे थे। तो बाल्कन रीजन जो था ये एक मेन रीजन बना इन द राइज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। अब देखो ये तो पूरा हो गया बाल्कन एरिया का कि क्या कॉन्सेप्ट। चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखो हुआ क्या, मिड 19th सेंचुरी आते आते जो ओटोमन एम्पायर अभी तक बाल्कन एरिया में कंट्रोल किया हुआ था वो अब लेस पावरफुल हो गया, कमजोर हो गया था। और जब ये कमजोर हुआ तो वहां की जो अपनी टेरिटरीज थी, जो स्मॉल प्रोविंसेस थी, वो खुद को इंडिपेंडेंस करने में लग गए। जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिला तो ये अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसकी वजह से अपने जो रीजनल एरिया थे, बाल्कन की जो अपनी कंट्रीज थी, वो खुद में लड़ने भिड़ने लगे एंड दे वर ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा वॉर करने के लिए तैयार रहते थे, जिसकी वजह से ये जो एरिया था ये इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका था। इसके बाद बिग यूरोपियन पावर्स जो थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये भी इनको कैप्चर करना चाहते थे और अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो टेंशन था, ये और ज्यादा ग्रो हो गया और धीरे धीरे वार इतना बढ़ गया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो जो ओटोमन एम्पायर के अंडर में बाल्कन रीजन्स थे वो बिग यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे और उनका अपोज करते थे। मींस ये नहीं चाहते थे कि वो इनके ऊपर इंपेरियलिज्म करें, ठीक है। तो एंटी इंपेरियलिज्म मूवमेंट सिंपली कह सकते हो कि ये शुरू किए थे। मींस ये इंपेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई आके इन पे कंट्रोल करे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के अदर कंट्रीज भी अपनाई। जैसे इंडिया में क्या हुआ, पहले ब्रिटेन इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था, लेकिन उसकी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में भी एंटी इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ और इंडिया भी ब्रिटेन से फ्री होना चाहती थी, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करना चाहती थी, जो कि आगे चल के सक्सेसफुल भी हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इंपेरियलिज्म मूवमेंट अफ्रीका और एशिया के डिफरेंट कंट्रीज जो कि ऑलरेडी यूरोपियन पावर की कॉलोनी थी उसमें आया था। मीन्स जो भी ऑस्ट्रिया और अफ्रीका की कंट्रीज यूरोपियन कॉलोनी थी वो अब एंटी इंपेरियलिज्म का मूवमेंट शुरू की थी और ये एंटी इंपेरियलिज्म का मूवमेंट क्या था, एक तरीके से नेशनलिज्म था। जैसे इंडिया जब ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस पाना चाहे तो ये क्या है, इंडिया के लोगों का अपनी कंट्री के प्रति लव ही तो है, तो कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग भी धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज में भी जनरेट होने लगी थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। इसके साथ ही ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे द एंड होता है, ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।